क्या आपके कंधे में जकड़न है और कंधे के मूवमेंट्स नहीं हैं? इसे फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। अगर आप भी फ्रोजन शोल्डर की बीमारी से परेशान हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। तो हम आपको इसमें कुछ इजी एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं जिससे कि आपका जो फ्रोजन शोल्डर है उसे आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर नए साल में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, कंधे की जुड़ी बीमारियों के बारे में हम आपको समय समय पे बताते ही रहते हैं। कंधे से जुड़ी जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हमें ओपीडी में डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है उसे कहते हैं कंधे का जाम होना या फ्रोजन शोल्डर। आज हम लोग आपको विस्तार से बताएंगे कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, क्यों हो जाता है और इसे कैसे सही किया जा सकता है। दोस्तों, कंधे का जो जॉइंट है वो एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है जिसमें कि कटोरी होती है जिसे स्कैपुला कहते हैं और एक बॉल होती है जिसे ह्यूमरस कहते हैं। अब बॉल और सॉकेट का जो रिलेशन है वो इस प्रकार का है कि कंधे का जो मूवमेंट है, आप देखें कि कंधा एक बहुत ही मोबाइल जॉइंट है। हम हाथ को पीछे ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, नीचे से कोई चीज़ उठा सकते हैं। कंधा एक बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और इसकी वजह से हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम ईजीली कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी कंधे का जो मूवमेंट है वो कम होने लग जाता है। अगर पेशेंट हाथ को ऊंचा उठाता है तो इतना ही हाथ उठाने में उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तीव्र दर्द होता है। इस कंधे की करवट लेके सोने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पीछे वो साबुन नहीं लगा सकता है या बाथरूम वॉश करने में उसे दिक्कत आती है या फिर सर पे कंघी करता है तो उसे दिक्कत आती है। इन सब कंडीशंस को एक साथ फ्रोजन शोल्डर का नाम दिया गया है। फ्रोजन शोल्डर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंधे के चारों तरफ एक जॉइंट कैप्सूल होता है। नॉर्मली वो कैप्सूल काफ़ी पतला होता है लेकिन फ्रोजन शोल्डर की बीमारी में वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। इसकी वजह से वो बोन्स को हिलने नहीं देता और बोन्स में जकड़न आ जाती है। इसीलिए इस बीमारी का नाम फ्रोजन शोल्डर रखा गया है। अब हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि फ्रोजन शोल्डर आखिर हो क्यों जाता है, क्यों कुछ लोगों का कंधा अपने आप जाम हो जाता है। दोस्तों, इसके सबसे प्रमुख कारण है डायबिटीज़ और थायराइड। अगर आपकी डायबिटीज़ है या थायराइड है तो उसकी वजह से कंधे की जो कैप्सूल है उसमें स्वेलिंग आती है और वो सूख के कड़क हो जाता है। तो डायबिटीज़ या थायराइड इसका पहला कारण है। अगर आप खुद डायबिटीज़ या थायराइड से पीड़ित हैं तो मेरा सबसे पहला सुझाव आपको यही रहेगा कि आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। आप TSH यानी थायराइड का जो आपका लेवल है उसको कंट्रोल करें। थायराइड के लिए आपको सुबह सुबह जो डॉक्टर ने खाने की एक गोली दी है उसे लेते रहें। 3-4 महीने पे अपने ब्लड शुगर और थायराइड की जांच कराएं ताकि ये चीज़ें कंट्रोल से बाहर नहीं हो, क्योंकि अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो उसकी वजह से कंधा जाम हो सकता है। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो होती है चोट की वजह से। काफ़ी सारे लोगों को कंधे में चोट लग जाती है, उसके बाद डॉक्टर उन्हें एक आर्म पाउच जैसा एक रखने की सलाह देते हैं जिसमें वो काफ़ी दिनों तक कंधे को बिना हिलाए रखे रखते हैं, तो जिससे समय के साथ साथ कंधे का जो कैप्सूल है वो जाम हो जाता है। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टिफनेस कहते हैं। ये भी फ्रोजन शोल्डर का ही एक टाइप है। तीसरे लोग वो होते हैं जिन्हें कंधे की कोई सर्जरी करवाई हुई होती है। फॉर एग्जांपल रोटेटर कफ टियर है या उनकी बैंकार्ड सर्जरी हुई है या कोई ओपन प्लेट लगी है फ्रैक्चर की वजह से, तो उसमें भी कंधा जाम हो जाता है। कंधा जाम हो जाने के फ्रोजन शोल्डर को दोस्तों 3 स्टेज में बांटा जा सकता है। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें पेन और स्टिफनेस दोनों होती है, यानी कि पेशेंट को कंधा जाम भी रहता है और साथ में उसको तीव्र दर्द भी होता है। ये दर्द कुछ इस प्रकार का होता है कि रात के वक्त दर्द बढ़ जाता है और दर्द कंधे पे ना होके इस जगह पे होता है जिसे हम रेजिमेंटल पैच एरिया कहते हैं, यानी कि जहाँ पर पैच सिपाही पैच बांधते हैं। तो पेशेंट इसे सोच के चकित रह जाता है कि प्रॉब्लम कंधे में है तो जो दर्द है वो नीचे क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एक तरह का रेफर्ड पेन होता है, तो पेशेंट को कंधे के निचले वाले हिस्से में दर्द होता है। काफ़ी सारे लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर को भी कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन मैं आपको उसका सरल टेस्ट बताता हूं कि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उन्हें हाथ को सर के ऊपर रखने पे इजी महसूस होता है, जबकि फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट हाथ को सर के ऊपर ले जा ही नहीं सकता, उसे बहुत ही तेज़ दर्द होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप सर्वाइकल के नहीं बल्कि फ्रोजन शोल्डर के ही पेशेंट हैं। ऐसा आप घर पर खुद भी चेक कर सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास इस बीमारी के लिए दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक्सरे या MRI कराने की सलाह देते हैं। एक्सरे पे अगर पता चल जाता है कि किसी प्रकार की कंधे में कोई हड्डी में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर डॉक्टर आपको इसको फ्रोजन शोल्डर के बारे में इसका नाम दे सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वो शुरू में दवाइयों के माध्यम से किया जाता है। साथ ही जैसे मैंने पहले बताया कि थायराइड और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है। जब पेशेंट फर्स्ट स्टेज जिसको मैंने बताया कि पेन और स्टिफनेस में आता है तो पेन किलर गोली दी जाती है। पेन और स्टिफनेस की स्टेज अगर पेशेंट को इलाज ना ले तो 6 से 7 महीने चलती है। उसके बाद धीरे धीरे पेन अपने आप कम होने लगता है लेकिन स्टिफनेस रह जाती है। तो अगर आप शुरू में ही इसका इलाज कराएंगे तो जल्दी से स्टिफनेस को ठीक किया जा सकता है।
इसके इलाज में जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले तो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, उसके अलावा इसमें कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो हम कंधे में लगा सकते हैं, जिससे कि रैपिड इलाज आ सकता है। लेकिन इसके इलाज का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, वो फिजियोथेरेपी है। हमें एक्सरसाइज से अपने कंधे को, जो कैप्सूल है, उसको स्ट्रेच करना होता है और उसके पश्चात हम अपने पूरे मूवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं जो आप घर पे ही कर सकते हैं और जिससे आपका जो कंधा है वो धीरे धीरे खुल जाएगा। काफ़ी सारे लोग घर पे खुद ही वीडियो देख के एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज होती है कि उनसे उनका दर्द बढ़ जाता है। हम यहाँ कोशिश करेंगे कि हम आपको ऐसी एक्सरसाइज बताएं जिससे आपका दर्द बढ़ नहीं जाए। फिर भी अगर आपको किसी एक्सरसाइज से दर्द हो रहा है तो आप हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त हैं संदीप, जो हमारे यहाँ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो आपको एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखिए, जिसमें आपको सारी एक्सरसाइज बताई जाएगी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ संदीप जी हैं, जो हमारे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वो आपको फ्रोजन शोल्डर की कुछ सिंपल एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जिन्हें कि आप घर पे भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से सबसे पहले आप आधा घंटा गर्म पानी की सिकाई करें, जिससे कि जो कंधा है उसकी मसल्स लूज हो जाएंगी। कभी भी वार्म अप करे बिना आप एक्सरसाइज मत करें, वरना उससे आपको पेन हो सकता है। मैं आपको ये भी सजेशन दूंगा कि आप एक्सरसाइज शुरू करने के पहले 1 या 2 पेन किलर अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ले लें, ताकि आपको एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा पेन ना हो। तो संदीप जी, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, आप बताइए। हम टेबल का यूज़ करते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें कि बैक पेन नहीं है, वो टेबल पे कर सकते हैं, और जो जिनको बैक पेन नहीं है वो पलंग पे भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो संदीप जी बताइए कैसे करना है। ये पोजीशन ठीक है। तो ये पेंडुलम एक्सरसाइज है, जिसमें कि आपको हाथ को देखिए दोनों मूवमेंट्स में अंदर लाना है, बाहर लाना है। जैसे घड़ी का पेंडुलम रहता है, वैसे अंदर और बाहर इसको कम करने हैं। करीब 15 से 20 बार इसको रिपीटेशन करना है, फिर रेस्ट करना है। और सेम यही पेंडुलम अब अपना आगे और पीछे करते हैं। तो पहले साइड वाला पोजीशन में करना है और फिर आगे पीछे करना है। तो इस प्रकार से जब आप पेंडुलम करेंगे तो इससे कैप्सूल जो है वो धीरे धीरे स्ट्रेच होगा और उससे उसके जो मूवमेंट्स है वो आने में मदद मिलेगी। इसके बाद आपको पेंडुलम मूवमेंट ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। जैसे अपन ज़मीन पे कोई चक्कर बनाते हैं, इस तरीके से चक्कर बनाना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पेन अलाउ करता है, चक्कर की जो साइज़ है वो छोटे से बड़ी और बड़े से छोटे करते जानी है। ये जो चक्कर बनाने वाली एक्सरसाइज है वो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शंस में करनी होती है, जिससे कि जो कैप्सूल है वो धीरे धीरे स्ट्रेच हो जाता है। इसके बाद हम लोग दीवार का सहारा लेके जो एक्सरसाइज करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो आप अपने सामने कोई दीवार हो तो उस पर धीरे धीरे हाथ को रख के, जैसे जैसे आपका पेन परमिट करता है, हाथ को ऊपर ले जाने की कोशिश करिए। इसमें अपना जो सपोर्ट है वो दीवार से रखिए, ताकि आपके हाथ पे जोर ना पड़े। ऐसी दीवार का चुनाव करें जो थोड़ी खुरदरी हो, ताकि आपका हाथ उस पर स्लिप ना करे। और जितना ऊपर आप जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश करिए। फिर वैसे ही सपोर्ट लेते हुए थोड़ी देर होल्ड करके धीरे 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 हाथ को आपको नीचे लेके आना है। जहाँ तक हो सके अपनी जो कोहनी है उसको, एल्बो को पूरा स्ट्रेट बना के रखिए। इसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और जो मूवमेंट है वो कंधे पे ही होना चाहिए। सेम एक्सरसाइज जो आपने सामने से की, अब साइड ऑन करनी है। तो साइड में आप दीवार का सपोर्ट लेके धीरे 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 हाथ को ऊंचा ले जाइए। जितना आप पेन फ्री ले जा सकते हैं उतना आपको ऊपर ले जाना है, और फिर वैसे ही धीरे 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 अपने शरीर को पूरा स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, इसे टेढ़ा ना करें। और धीरे 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 10 सेकंड होल्ड करने के बाद हाथ को नीचे लाना है। कुछ एक्सरसाइज में शुरू में आपको हल्का पेन हो सकता है, तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, गर्म पानी की सिकाई और पेन किलर्स आपको लेते रहना है, ताकि आपको ज़्यादा पेन ना हो। एक्सरसाइज ज़्यादातर आप गर्म मौसम में दोपहर में ही करें, सर्दी के मौसम में ठंडे में ना करें। इसके पश्चात हम स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली आइसोमेट्रिक प्रेशराइज एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। तो आप पीछे की साइड अपने हाथ को करिए और हाथ से दीवार को धक्का देने की कोशिश करिए। एल्बो को आपको जितना हो सके स्ट्रेट रखना है, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, और प्रेशर लगाइए और 10 तक गिनती गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ढीला कर दीजिए। इस प्रकार से आपको ऐसे रिपीटेशन 10 बार करने हैं। यही पोजीशन आप साइड से प्रेशर दे सकते हैं दीवार के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही आपको सामने की साइड से भी इसको दीवार को प्रेशर देना है
और ये एक सेम रिपीटेशन 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर रेस्ट करना है, फिर करना है, फिर होल्ड करना है। ऐसा 10 बार आपको करना है। उसके पश्चात हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें आपको कोहनी की साइड से हाथ को फोल्ड करना है और जितना आपका पेन अलाउ करता है उतना हाथ को प्रेस करना है। आप देख सकते हैं कैसे संदीप जी प्रेस करके आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे आपको इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने में शुरू में आपको दर्द होगा, पर आपको इसके गर्म पानी की सिकाई के बाद जितना पेन अलाउ करता है उतने 4 से 5 या 10 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद एक कॉर्नर एक्सरसाइज है जिसमें आपको पुशअप करना है। तो आप एक घर में ही किसी कोने का सहारा लेके उसके दोनों साइड की दीवारों पे हाथ रख के जितना आपको पेन अलाउ करता है उतना और हल्के जेंटल पुशअप्स कर सकते हैं। 5 से 7 बार आपको करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको चोट न लग जाए। सावधानी पूर्वक इन सब एक्सरसाइज को करना है। किसी भी एक्सरसाइज के दौरान अगर आपको तीव्र दर्द महसूस होता है तो इमीडिएटली उसको रोक देना है और रेस्ट करना है। ज़बरदस्ती कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, जल्दीबाजी में कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज थी फिजियोथेरेपी की, जिनके द्वारा कि आप घर पे ही अपने शोल्डर को थोड़ा मूवमेंट ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके की दवाइयों से फ़ायदा नहीं होता, तो हम कंधे में उन्हें चिकनाई का इंजेक्शन लगाने की सलाह देते हैं। रेयर केस में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी एक्सरसाइज से जब फ़ायदा नहीं होता और इंजेक्शन भी कामयाब नहीं होता, तो दूरबीन की सहायता से उनके फ्रोजन शोल्डर को खोला जा सकता है, जिसे आर्थ्रोस्कोपिक अधेजियोलाइसिस कहते हैं। बहुत कम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे क्लिनिक पे संदीप जी की एक्सरसाइज से वैसे ही पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको भी कंधे में फ्रोजन शोल्डर है तो आप इन एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप डिटेल ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे लिखे गए नंबरों पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन भी फिजियोथेरेपी की हेल्प हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।